तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नीट जेई के हिसाब से वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, फॉर द रिडक्शन ऑफ कीटोन टू हाइड्रोकार्बन द एप्रोप्रिएट रिएजेंट इज। भाई मुझे कीटोन से हाइड्रोकार्बन बनाना है। हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन एल्कीन अल्काइन, और हमें कीटोन से डायरेक्ट एल्केन बनाना है। तो यहाँ कीटोन से एल्केन बनाने के लिए कौन सा रिएजेंट सबसे बेस्ट है? अब देखो, जैसे HI की हम बात करें, HI, तो HI अकेला वर्क नहीं करता। आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ग्लूकोज के बारे में पढ़ा होगा। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये एल्डिहाइड है और 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ये CH2OH है, OH और तीसरे में OH इधर, H इधर, ये OH और यहाँ फिर OH। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसमें रेड फॉस्फोरस HI डाल दूंगा, ध्यान से सुनना, ये है एल्केन बनाने का तरीका, लेकिन आता क्लास 12th के बायोमोलिक्यूल में। तो यहाँ पर अगर मैं रेड फॉस्फोरस HI डालूंगा तो रेड फॉस्फोरस HI क्या करता है, सारे ऑक्सीजन हटा देता है, और सारे ऑक्सीजन हटा के इसको एल्केन बना देता है, हेक्सेन बना देता है। लेकिन यहां सिर्फ HI डाला इन्होंने, रेड फॉस्फोरस नहीं डाला। तो HI प्लस रेड फॉस्फोरस ऐसा करता है कि एल्केन बना देगा, ठीक है। फिर उसके बाद रेड फॉस्फोरस अकेला भी नहीं हो सकता, तो ये दोनों ऑप्शन हो गए कट। H2SO4 तो हो ही नहीं सकता, और जिंक अमलगम HCl कीटोन को एल्केन बनाता है, एल्डिहाइड को एल्केन बनाता है, मतलब ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करता है। कौन? जिंक अमलगम HCl या हाइड्राजीन। जिंक अमलगम HCl, इस रिएक्शन का नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। The preparation of ethane by electrolysis of aqueous solution of sodium acetate is called। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। नाम में ही आ गया इलेक्ट्रोलिसिस, और यहां पर भी इलेक्ट्रोलिसिस, तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस से बनाते हैं हम। एनहाइड्रस सोडियम एसिटेट ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम। सोडियम एसिटेट, एसिटेट आया एसिटिक एसिड से, ये हमने लिखा एसिटिक एसिड, और इसमें अगर हमने डाला सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर। अब सबसे पहले ये Na से रिएक्ट करके यहाँ Na बना लेगा, और यहाँ Na2CO3 निकल जाएगा और बन जाएगा मीथेन। तो मीथेन बनाने का तरीका हो गया ये। सोडियम एसिटेट में सोडा लाइम डालो, मीथेन बन जाएगा। विच गिव्स मीथेन व्हेन ट्रीटेड विथ वाटर। इनमें से किसका वाटर से रिएक्शन कराने पर मीथेन मिलेगा? तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड, ये आपको याद ही रखना है, कैल्शियम कार्बाइड की अगर वाटर से रिएक्शन कराओगे तो एसिटाइलिन मिलेगा। ये अल्काइन की प्रिपरेशन है। ये देखो, CaC2 प्लस वाटर गिव C2H2, ये एसिटाइलिन है, इथाइन है। एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम पे चार्ज +3, सामने कार्बन, कार्बन पे +4 -4 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम -4 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ सामने प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। ये 4 इधर मल्टीप्लाई करो, 3 इधर करो, तो Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड, और फिर इसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो बनेगा मीथेन। अच्छा, मीथेन बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो आपका एल्यूमिनियम कार्बाइड से बना सकते हो, दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन से। अब खास बात सुनना, एल्केन बनाने का एक और तरीका है वुड्स रिएक्शन, लेकिन उसमें मीथेन नहीं बनेगा। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, तो वहां पर भी मीथेन नहीं बनेगा। तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस से मीथेन नहीं बनता, वुड्स रिएक्शन से मीथेन नहीं बनता। मीथेन, अच्छा, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन अल्काइन से भी मीथेन नहीं बनता, क्योंकि अगर मैं एल्कीन की बात करूंगा तो एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए, एल्काइन की बात करूंगा तो एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए। तो 2 कार्बन को रिड्यूस भी कर दोगे, सारे डबल बॉन्ड तोड़ भी दोगे, तो इथेन बनेगा। तो मीथेन बनाने के 2 तरीके, एल्यूमिनियम कार्बाइड से आप बना सकते हो, और एक है डीकार्बोक्सिलेशन। जो एनसीईआरटी में तरीका दे रखा है वो है डीकार्बोक्सिलेशन। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस
अब देखो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूं भाई कि यहाँ पर हमें क्या करना है, ये इलेक्ट्रोलिसिस करना है। यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये कैथोड, ये एनोड, किसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है, सॉल्ट का करना है। ये देखो ये प्लस ये माइनस, अब ये जो माइनस है ये जाके एनोड पे लगेगा, ये जो माइनस है ये जाके एनोड पर लगेगा। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, CH3CO माइनस, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, फ्री रेडिकल। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये माइनस ने दी, इस ऑक्सीजन के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये दे देगा और क्या बना लेगा, फ्री रेडिकल बना लेगा। अब फ्री रेडिकल खुद अनस्टेबल होता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और दोनों CO2 बनकर उड़ जाएंगे और यहां बनेगा मिथाइल फ्री रेडिकल। तो दो मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में मिलकर ईथेन बना लेगा। तो यहां पर ये सोडियम एसिटेट है तो यहां CO2 निकल जाएगा और दो मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, ईथेन बना लेंगे। और इसी को हम कहते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहां सोडियम एसिटेट था तो ईथेन बना। अब अगर सोडियम प्रोपेनोएट होगा, ये प्लस ये माइनस, फिर ये CO2 निकल जाएगा, ये फ्री रेडिकल, और दो मॉलिक्यूल लोगे तो CH3CH2 फ्री रेडिकल, CH2CH3 फ्री रेडिकल, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, ब्यूटेन बना लेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये ब्यूटेन बन जाएगा। तो आप इथेन बना सकते हो, ब्यूटेन बना सकते हो। अब आप बोलोगे हाँ सर एल्केन बना सकते हैं, लेकिन एल्कीन भी बना सकते हैं। कैसे? अब जैसे मान लो मेरे पास सक्सिनिक एसिड का डेरिवेटिव है, सक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड 2 कार्बन, मेलोनिक 3 और सक्सिनिक 4। तो 4 एसिड वाला, ये 4 कार्बन वाला डाई एसिड, ये क्या हो जाएगा, सक्सिनिक एसिड। अब इसमें अपन सोडियम लेते हैं और यहां लेते हैं पोटेशियम, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, यहाँ CO2 निकल जाएगा, यहाँ CO2 निकल जाएगा, इसकी वजह से फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब ये दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, इथीन बना लेंगे। इसको हम कहते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो यहाँ पर क्या है, इथीन भी बन गया और वहीं अगर सोडियम पोटेशियम फ्यूमरेट ले लिया तो इथाइन भी बन जाएगा। अब सोडियम पोटेशियम फ्यूमरेट, फ्यूमेरिक एसिड आपने सुना होगा, फ्यूमेरिक एसिड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है, ये ट्रांस है, ये होता है फ्यूमेरिक एसिड। और यहाँ पर अब सोडियम पोटेशियम सॉल्ट बनाओ। सॉल्ट बनाना क्यों जरूरी है, ताकि ये पूरी तरीके से ब्रेक हो, ज़्यादा यील्ड मिले। प्लस माइनस, ये CO2 निकल गया, ये CO2 निकल गया, ये दो फ्री रेडिकल यहाँ बनेंगे और ये दोनों आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, अल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ तीनों बन जाएगा, इथेन, इथीन, इथाइन, तीनों चीजें बन सकती हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस से। ठीक है। ग्लूकोज रिएक्ट विथ रेड फॉस्फोरस एंड HI। अगर ग्लूकोज की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस HI से करेंगे तो याद रखना है, रेड फॉस्फोरस HI सारे ऑक्सीजन हटा देगा और सारे ऑक्सीजन हटा देगा तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन बचेगा, तो बस एल्केन। ठीक है, तो ग्लूकोज से हेक्सेन बनाने का तरीका है। प्रोपेनोइक एसिड इज सब्जेक्टेड टू रिडक्शन विथ हाइड्रोआयोडिक मतलब HI इन प्रेजेंस ऑफ लिटिल फॉस्फोरस। HI रेड फॉस्फोरस ही है, क्या करना है, सारे ऑक्सीजन हटाना है, तो प्रोपेनोइक एसिड से सारे ऑक्सीजन हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो यहां पर N पेंटेन दिया है, आइसोपेंटेन, और ये है नियोपेंटेन। अब यहां पर अगर ये जो मॉलिक्यूल हैं, ये जो मिथाइल ग्रुप हैं, अगर ये पास पास हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इनमें रिपल्शन ज़्यादा हो, और इनमें अगर रिपल्शन ज़्यादा है तो इनकी स्टेबिलिटी कम होगी।
अब इनकी स्टेबिलिटी कम होगी। अब देखो ये बल्कि ग्रुप आसपास हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इनमें रिपल्शन ज़्यादा है, इनमें स्टेबिलिटी कम है, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा एन प्रोपेन का, फिर आएगा एन पेंटेन का, फिर आएगा आइसोपेंटेन का, और फिर नियोपेंटेन का। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कहीं ना कहीं हम स्टेबिलिटी की ही बात कर रहे हैं, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। द मोस्ट वोलेटाइल कंपाउंड इज, अब देखो वोलेटाइल वो होता है जो आसानी से एवोपरेट हो जाएगा। अब आसानी से एवोपरेट वो होगा जो लेस स्टेबल होगा, और लेस स्टेबल वो होगा जिसमें रिपल्शन ज़्यादा होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल है 2,2-डाई मिथाइल प्रोपेन, तो हमें देखना है कहाँ रिपल्शन सबसे ज़्यादा है। 2-मिथाइल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, एन पेंटेन। अब देखो यहाँ पर रिपल्शन सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल ये होगा। अगर लीस्ट वोलेटाइल पूछता तो कहीं ना कहीं आंसर एन पेंटेन होता। तो जहाँ ब्रांचिंग हो जाएगी वहाँ रिपल्शन बढ़ जाएगा। Which of the following shows only one brominated compound? अब इनमें से मुझे ब्रोमीन जोड़ना है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा ब्यूटीन 2, मतलब ये 2 ब्यूटीन ही है। अब 2 ब्यूटीन में मैं ब्रोमीन ऐड कर सकता हूँ, यहाँ भी ऐड कर सकता हूँ, यहाँ भी ऐड कर सकता हूँ, दो अलग अलग कंपाउंड मिल सकते हैं, ठीक है। वो बोल रहा है कि एक ब्रोमीन जोड़ने पर एक ही तरह का कंपाउंड मिले, चाहे कहीं भी जोड़ दो। 2,2-डाई मिथाइल प्रोपेन, ये तो नियोपेंटेन का एग्जाम्पल है। अब इसमें ब्रोमीन जोड़ना है, मैं अगर ब्रोमीन यहाँ लगा दूं तो नंबरिंग कहाँ से हो जाएगी, यहाँ से 1 2 3, तो 1 ब्रोमो 2,2-डाई मिथाइल प्रोपेन। यहाँ ब्रोमीन आपको नहीं लगाना, आप यहाँ लगा दो, नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2 3, 1 ब्रोमो 2,2-डाई मिथाइल प्रोपेन। अब ब्रोमीन आप यहाँ लगा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इस कार्बन पे 4 बॉन्ड है। तो आप इन चारों में से किसी भी कार्बन पे एक ब्रोमीन लगा दोगे, मोनोब्रोमो लगा दोगे, क्योंकि उसने 1 ब्रोमिनेटेड कंपाउंड बोला है, एक ब्रोमीन लगा दोगे तो एक ही तरह का कंपाउंड बनेगा। तो ये कंपाउंड होगा बी। द मोस्ट स्ट्रेंड साइक्लोएल्केन, देखो यहां पर जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोहेक्सेन है। आपने देखा होगा ज्यादातर आपने साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन इनके बारे में पढ़ा है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल इस वजह से है क्योंकि इनके कार्बन दूर दूर हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो साइक्लोप्रोपेन है इसको आपने बहुत कम पढ़ा होगा, बहुत कम जगह एनसीईआरटी में भी इसके स्ट्रक्चर होंगे। तो यहाँ पर ये जो साइक्लोप्रोपेन है ये मोस्ट स्ट्रेंड साइक्लोएल्केन है। मोस्ट स्ट्रेंड मतलब यहाँ पर कार्बन पास पास होने की वजह से इसमें रिपल्शन ज़्यादा है और स्टेबिलिटी कम है। तो मोस्ट स्ट्रेंड साइक्लोएल्केन इज साइक्लोप्रोपेन। नेचुरल गैस कंटेन्स मेनली सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें होती है मीथेन, इसी को हम कहते हैं गोबर गैस, बायोगैस। मार्श एरिया में ये जो गैस मिलती है वो यही है, मीथेन गैस। कोल माइंस की जो गैस है मीथेन गैस है, CH4। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहते हैं इसको, CNG। इथिलीन डाइब्रोमाइड व्हेन ट्रीटेड विथ जिंक डस्ट इन एल्कोहल, इथिलीन डाइब्रोमाइड ये है, इथिलीन डाइब्रोमाइड। देखो ये कॉमन नेम है इसका, ये लास्ट में इन जरूर आ रहा है लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आएगा। जैसे एसिटाइलिन, एसिटाइलिन में लास्ट में इन आता है लेकिन एसिटाइलिन एल्कीन नहीं है, अल्काइन है, एल्काइन का पहला मेंबर है एथाइन। तो यहाँ पर जैसे ये 1,2 डाइब्रोमोइथेन है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, ये जिंक डाल रहे हैं तो ZnBr2 निकल जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, इथाइलिन बन जाएगा B। सिलेक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ 2-bromobutane एंड अल्कोहलिक KOH। ये 2-bromobutane और इसमें हमने डाल दिया अल्कोहलिक KOH। तो अब हम क्या करेंगे, डीहाइड्रोहेलोजनेशन करेंगे। अब ये हेलोजन है, हाइड्रोजन हम कहाँ से निकालें, देखो हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ से निकालूंगा ना तो डबल बॉन्ड टर्मिनल पे आएगा,
और डबल बॉन्ड टर्मिनल पे अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड पर कोई भी अटैक कर सकता है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड बीच में ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब इसमें अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो HBr निकल जाएगा और यहां पर ब्यूटूइन बन जाएगा। लेकिन उसने ऑप्शन में क्या करा है, उसने ऑप्शन में सिस और ट्रांस भी दिया है, तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, तो यहां बनेगा ट्रांस ब्यूटूइन। करेक्ट ऑप्शन होगा सी। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 1 क्लोरोब्यूटेन। अब देखो समझना बात को, ये रहा 1 क्लोरोब्यूटेन, इसमें अगर हम एल्कोहलिक KOH डालेंगे, एल्कोहलिक KOH करता है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। अब डी का मतलब क्या होता है? कम होना। किसका कम होना? हाइड्रोजन का। और किसका कम होना? हैलोजन का। तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करना है। अब जैसे यहां पर ये Cl है, ये हैलोजन है, और ये पास वाला हाइड्रोजन है, तो यहां पर ये HCl निकल जाएगा और क्या बनेगा? ब्यूट 1इन या 1 ब्यूटीन। तो व्हाट प्रोडक्ट इज फाउंड व्हेन 1 क्लोरोब्यूटेन रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करता है? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करता है, हाइड्रोजन हैलोजन को हटाता है, बीच में डबल बॉन्ड लगाता है, एक तरह का एलिमिनेशन करता है। अब देखो एल्कोहलिक KOH को लिखने का तरीका, ये ऐसे आप लिख सकते हैं, एग्जाम में ऐसा भी लिखेगा, ठीक है, ऐसा भी लिख सकता है वो एल्कोहलिक KOH। तो यहां पर एल्कोहलिक KOH को इस तरीके से लिख सकते हैं, और एक एल्कोहलिक KOH ऐसे तो लिखते ही, क्या करता है? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करता है, तो यहां बनेगा 1 ब्यूटीन। कोई ऑप्शन ही नहीं है, टर्मिनल पे ही लगेगा। अब देखो एल्कोहलिक KOH, ये Cl है और हाइड्रोजन ये वाला नहीं हटेगा, पड़ोस वाला हटेगा, तभी तो डबल बॉन्ड आएगा बीच में। तो यहाँ क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा? इथीन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम सक्सिनेट। ये मैंने पहले ही बताया कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। डी कार्बोक्सिलेशन जैसे प्रिपरेशन की हम बात करें, एल्केन बनाने की बात करें, तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है कि आप जो सॉल्ट है उसको बदलते जाओ तो प्रोडक्ट बदलता जाएगा। जैसे मैंने सोडियम एसीटेट लिया तो इथेन बना। अब पोटेशियम सक्सिनेट, सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, COOH CH2 CH2 COOH। अब उसने बोला पोटेशियम सक्सिनेट, तो ये दो हाइड्रोजन हटा के K लगा दो। अब ये प्लस ये माइनस इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ये CO2 एवोपरेट हो जाएगा, ये CO2 एवोपरेट हो जाएगा, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, और दोनों फ्री रेडिकल आपस में जोड़कर क्या बना लेंगे? इथीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इथीन, पोटेशियम सक्सिनेट। बेन 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल, ये रहा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल, ठीक है। अब उसने डिहाइड्रेट करने को बोला है, मतलब डिहाइड्रेशन, H2SO4 डालेगा। डिहाइड्रेटेड टू गिवन एन एल्कीन द प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज, ठीक है, इसका डिहाइड्रेशन करना है, कर देते हैं। अब यहां पर देखो डिहाइड्रेशन मतलब H2SO4 हम डाल देंगे और ये H पॉजिटिव जाके यहां लग जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां हो जाएगा और यहां आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखो यहां पर ये H, अब देखो यहां प्लस आ जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे ये हाइड्रोजन है, अब कार्बोकैटायन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होती है, जरूरत पड़ने पर अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगी, तो यही होगा, इसी को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, बेकर-नाथन इफेक्ट। तो ये CH3, ये CH, और इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये CH3, ये CH3। नंबरिंग कर लें यहां पर 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूट 2-इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2-इन, बी ऑप्शन हो जाएगा। हेक्स 2-इन एंड 2 मिथाइल पेंट 2-इन एग्जिबिट, हेक्स 2-इन एंड 2 मिथाइल पेंट 2-इन, ये देखो यहां हेक्स है, यहां पेंट है। हेक्स और पेंट वर्ड रूट अगर बदल जाए
तो चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन बदले तो पोजीशन आइसोमेरिज्म, वर्ड रूट बदले तो चेन आइसोमेरिज्म। Which of the following compound will show geometric isomerism? देखो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वही सिस एन ट्रांस, और सिस ट्रांस वहां बनेगा जहां डबल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, जहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा अराउंड डबल बॉन्ड, वहां बनेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो साइक्लोहेक्सीन तो बन नहीं सकता, 2 हेक्सीन बन सकता है, हेक्साइन बनेगा नहीं, और 1,1 डाइफिनाइल इथाइलिन ये भी नहीं बनेगा। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं, ये इथाइलिन और 1,1 डाइफिनाइल। अब एक बात बताओ, ये 1,1 डाइफिनाइल लगा दिया और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, अब इनको कितना ही ऐसे ऐसे रोटेट करते रहो, सिस ट्रांस नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ, अगर ये फिनाइल यहाँ लगा होता तो सिस ट्रांस बना सकते थे, दोनों हाइड्रोजन को साथ में कर सकते थे, दोनों हाइड्रोजन को अपोजिट कर सकते थे। तो यहाँ पर तो ये बनेगा नहीं, यहाँ बनता नहीं है, एल्काइन में बनेगा नहीं, और 2 हेक्सीन, तो 2 हेक्सीन में सिस ट्रांस बनेगा, 1 2 3 4 5 6, सी डबल बॉन्ड सी, ये कार्बन, ये आइसोप्रोपाइल, दोनों हाइड्रोजन साथ में सिस और दोनों हाइड्रोजन अपोजिट, तो ट्रांस, तो बी हो जाएगा 2 हेक्सीन। द डिसअपियरेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पर्पल कलर ऑफ KMnO4 in its reaction with an alkene is the test of unsaturation. It is known as, अब देखो ये सवाल क्या है, ये अपने पास है इथीन, और इथीन में अगर आप KMnO4 डालोगे, KMnO4 डालोगे तो यहाँ पर हाइड्रेशन करा रहे हैं हम KMnO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ होता क्या है, यहाँ ये CH2 OH एंड OH लग जाता है, 2 OH लग जाते हैं, और ये जो KMnO4 वॉयलेट से है ना, ये वॉयलेट से पिंक कलर का हो जाता है। तो जो इथीन है ना, वो KMnO4 के कलर को बदल देता है, इथीन जो है ये KMnO4 के कलर को बदल देता है, और ये जो KMnO4 है इसको हम कहते हैं बेयर्स रिएजेंट, और इस टेस्ट को हम कहते हैं बेयर्स टेस्ट, और इसको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन मतलब ये डबल बॉन्ड को टेस्ट करने के काम आता है। मतलब KMnO4 सोल्यूशन से आप इथीन डालोगे तो धीरे धीरे जो KMnO4 सोल्यूशन है जो वॉयलेट कलर का है वो कलरलेस होता जाएगा या पिंक होता जाएगा, ठीक है, उसका जो कलर है वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेगा। तो इसी को हम कहते हैं बेयर्स रिएजेंट एंड बेयर्स टेस्ट, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन इन एल्कीन। The reagent which is used to distinguish between propene and propyne, प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये है प्रोपीन और ये है अपने पास प्रोपाइन, तो ये हो गया प्रोपीन एंड प्रोपाइन। अगर इनको डिस्टिंग्विश करना है, इनको अगर आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हो तो देखो यहां पर ये जो प्रोपाइन है ना, इसके पास ये जो है ये sp हाइब्रिड है, और ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो यहां पर ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिड है, इसमें 50% एस कैरेक्टर है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है। और अगर आप इसमें AgNO3 टॉलेंस रिएजेंट डालोगे तो ये Ag यहां लग जाएगा, और Ag यहां लगने से क्या होगा, ये एक वाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। तो भाई अल्काइन जो है वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ, टॉलेंस रिएजेंट और कुछ नहीं है, AgNO3 प्लस अमोनिया है। तो अल्काइन, सारे अल्काइन नहीं, जिन अल्काइंस के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, जैसे एसिटाइलिन, इथाइन, इथाइन के पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, ब्यूट 1 आइन के पास 1 एसिडिक हाइड्रोजन है, प्रोपाइन के पास 1 एसिडिक हाइड्रोजन है। लेकिन अगर मैं बात करूं ब्यूट 2 आइन, तो ब्यूट 2 आइन के साथ AgNO3 रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो यहां पर ये बात है प्रोपीन और ये है प्रोपाइन। तो प्रोपाइन में एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से ये टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट कर लेगा, और ये AgNO3 अमोनिया ये टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहां पर कहीं ना कहीं ऑप्शन सी है। द ओजोनोलिसिस ऑफ दिस, देखो ओजोनोलिसिस की मैंने बहुत सिंपल ट्रिक बताई है।
डबल बॉन्ड तोड़ दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दो, तो कितने भी डबल बॉन्ड आए सारे तोड़ देने भाई अपन को। यहां पर ये तोड़ के सेपरेट हो जाएगा, ओजोनोलिसिस मतलब ओजोन की प्रेजेंस में लिसिस हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, टूटकर अलग हो जाना। तो यहां पर क्या बनेगा, ये देखो, ये बनेगा CO और दोनों साइड CH3, इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोन A। Ozonolysis of which one of the following will give 2 molecule of acetaldehyde? अब 2 मॉलिक्यूल बनाने हैं एसिटल्डिहाइड के, तो यहां पर ये 2 ऑक्सीजन निकल जाएंगे, तो जरूर 2 ब्यूटीन होगा। तो 2 ब्यूटीन का ओजोनोलिसिस देखो, आज जिन कार्बन के पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उनके बीच कभी डबल बॉन्ड रहा होगा, तो आपको ऐसे ही करना है, ये 2 ऑक्सीजन हटा के ना यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो। ये देखो, पहले उन 2 कार्बन को आमने सामने लाओ जिनके पास ऑक्सीजन है, ये देखो इस तरीके से हम आमने सामने लाए जिनके पास ऑक्सीजन है। अब ये 2 ऑक्सीजन हटा के डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब ये 2 ऑक्सीजन हटा के हम यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे, 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन। The olefin which on ozonolysis gives propanol and ethanol, ये हो जाएगा प्रोपेनल और ये हो जाएगा इथेनल। ये देखो एक एल्कीन है, ओलिफिन मतलब एल्कीन। अब एक ओलिफिन जिसका ओजोनोलिसिस करने पर प्रोपेनल इथेनल मिलता है, वो एल्कीन क्या होगी, तो वही स्ट्रक्चर अपन ने बनाया। खास बात क्या है, ये ऑक्सीजन आमने सामने रखे, अब फिर यहां क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 5 कार्बन, ये हो जाएगा पेंट 2 इन, तो 2 पेंटीन। आई बात समझ में, बढ़े आगे। एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2 reacts with B2H6 and oxidation with हाइड्रोजन peroxide। देखो ये जो है ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या बनता है, ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ OH लग जाता है, तो RCH2CH2OH क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो एल्कीन से हम क्या बना लेंगे, एल्कोहल बना लेंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और टर्मिनल एल्कोहल बनता है यहाँ। प्रोपीन में, जैसे प्रोपीन में आप B2H6 या BH3, बोरेशन का मतलब बोरॉन से, और ऑक्सीडेशन H2O2 से होता है, तो यहाँ टर्मिनल एल्कोहल बनेगा। ठीक है, अगर आप इसमें देखो, इस एल्कीन में अगर डायरेक्ट वाटर डालोगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो क्या होगा, ये OH नेगेटिव उससे जाके लगेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, इसी को हम कहते हैं मार्कोवनिकॉफ रूल। ठीक है, लेकिन क्या है, जब B2H6 है, जब हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो B2H6 H2O2 लेंगे और टर्मिनल एल्कोहल बनेगा। तो यहां पर आंसर क्या होगा, यहां पर आंसर होगा B। ये डाइऑल नहीं बनेगा, ये बीच में नहीं लगेगा, टर्मिनल पे लगेगा। द रिएक्शन C2H5CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड टूटेगा ही, इसको प्लस माइनस में तोड़ो और इसको भी प्लस माइनस में तोड़ो। अब ये C2H5 का प्लस आई तो कहीं ना कहीं ये डबल बॉन्ड यहीं शिफ्ट होगा, और वैसे भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा देन 1 डिग्री, तो इसी पे प्लस आएगा। अब ये H यहां लग जाएगा, ये X इधर लग जाएगा, तो X कहां लगा, C2H5CHX, X यहां लगा, तो हो जाएगा C। Bayer's reagent is used in the laboratory for detection of double bond। बिल्कुल सही, अभी बताया था कि MnO4 वाटर के साथ इथिलीन ग्लाइकॉल बना लेगा, इथेन 1,2 डायोल। रिएक्शन ऑफ HBr विथ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल हो गया। ये रहा अपने पास प्रोपीन, इसमें HBr पेरोक्साइड अगर हमने डाल दिया
तो ये Br यहाँ जाके टर्मिनल पे लगेगा और क्या बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो प्रोपीन से क्या बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन अगर HBr पेरोक्साइड है। अगर आप डायरेक्टली इसमें HBr डाल देते हो तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा N प्रोपाइल ब्रोमाइड A। Which of the following gives HCHO on ओजोनोलिसिस? ओजोनोलिसिस में कौन मीथेनल देगा? इसका ओजोनोलिसिस करोगे तो 2 इथेनल मिलेंगे, इसका ओजोनोलिसिस करोगे तो मीथेनल और प्रोपेनल मिलेगा। तो बिल्कुल सही है बी, मीथेनल और प्रोपेनल दोनों कंपाउंड यहां पर मिलेंगे। डबल बॉन्ड तोड़ दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दो तो ये प्रोपेनल हो गया, ये मीथेनल हो गया। अब इसकी नंबरिंग करनी है। अब ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड अगर दोनों पहले पे हों, ध्यान से सुनना, दोनों पहले नंबर पे आ रहे हो तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो पेंट 1 इन 4 आइन, कहाँ है 4 आइन? ये रहा 4 आइन, टिक करो 1 पेंटीन 4 आइन। IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब देखो यहां पे डबल बॉन्ड तीसरे नंबर पे आ रहा है, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 हेक्स 3 इन 1 आइन, कहाँ है 1 आइन? ये रहा 1 आइन, 3 हेक्स इन 1 आइन। प्रोपाइन एंड प्रोपीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। प्रोपाइन, प्रोपाइन याद करो, मैंने प्रोपाइन में एक रिएक्शन बताई। देखो एल्काइन की क्या है, एल्काइन की 3 रिएक्शन ऐसी हैं जो एल्केन और एल्कीन शो नहीं करता। कौन कौन सी? प्रोपाइन लेके ही बता देता हूं। ये प्रोपाइन है, इसके पास क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन ना तो एल्कीन के पास है ना ही एल्केन के पास है। क्यों? क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, एस कैरेक्टर 50% है। जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, उसमें s का भाग हो गया 1/4। sp3 मतलब s क्या है 1/4, तो वहां s कैरेक्टर है 25%। sp2 में s कैरेक्टर है 33%, sp में s कैरेक्टर है 50%। तो यहां पर ये एसिडिक हाइड्रोजन है। अब इसमें अगर मैं AgNO3 टॉलेंस रिएजेंट डाल दूं तो Ag यहां लग जाएगा, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C Ag व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। फिर अगर मैं Cu2Cl2 डाल दूं, क्यूप्रस क्लोराइड मतलब Cu+1 है, तो भी यहां पर रेड कलर मिल जाएगा मुझे और कंपाउंड ये बन जाएगा। तो ये डिस्टिंग्विश टेस्ट है। वहीं NaNH2 डाल दोगे तो यहां पर H हट के Na लग जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है ये एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से, और ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अल्काइन में देखने को मिलती है। तो यहां पर कहीं ना कहीं इसका आंसर प्रोपाइन एंड प्रोपीन में डिस्टिंग्विश करना है तो टॉलेंस रिएजेंट डाल दो, AgNO3 प्लस अमोनिया। इस टॉलेंस रिएजेंट को देखो अलग अलग तरीके से लिख सकता है। AgNO3 प्लस अमोनिया, इसको कभी वो Ag प्लस भी लिख देता है, कभी कभी इसको ऐसा लिख देता है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। ये सिल्वर और अमोनिया ने मिलकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लिया, ये भी टॉलेंस रिएजेंट है। The product obtained when chloroform is heated with silver powder। अब क्लोरोफॉर्म CHCl3 है, इसको आप सिल्वर पाउडर से हीट करेंगे, इसमें 6 Ag डाल देता हूं और क्या निकल जाएगा 6 AgCl। अब देखो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH क्या बन जाएगा? इथाइन, तो ये बन जाएगा इथाइन। तो क्लोरोफॉर्म में सिल्वर पाउडर डाल देंगे, इथाइन बन जाएगा, एसिटाइलिन बन जाएगा। Which of the following will convert this to this? अब देखो CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, इससे हमें क्या बनाना है? CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2 CH3, ये बनाना है। तो देखो अल्काइन में हमें क्या करना पड़ेगा, अल्काइन में होता है मर्क्यूरिक हाइड्रेशन, मरकरी की प्रेजेंस में। अब यहां पर मर्क्यूरिक हाइड्रेशन में वो Hg+2 ऐसा लिख देता है, मतलब वाटर आप अपने मन से लो, या फिर कभी कभी ऐसा लिख देता है H2SO4 प्लस HgSO4 ऐसा लिख देगा, या Hg+2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब ये जो इथाइल है इसका क्या है? प्लस आई, डबल बॉन्ड को दिया धक्का, नेगेटिव पॉजिटिव, OH यहां H यहां। अब देखना ध्यान से, CH डबल बॉन्ड C OH CH2 CH3, फिर ये डबल बॉन्ड यहां, फिर हाइड्रोजन यहां, क्या बन गया? ब्यूटेन ओन।
तो क्या बन गया, ये अपना अल्काइन ब्यूट 1 आइन में मर्क्यूरिक हाइड्रेशन करेंगे, मरकरी की प्रेजेंस में पानी जोड़ेंगे, तो यहाँ पर कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। ये है इनॉल आइसोमेरिज्म, इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब OH, इनॉल आइसोमेरिज्म। और ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ, तो ये कीटो हो जाएगा, तो कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये मर्क्यूरिक हाइड्रेशन की वजह से होगा, तो इसका सही आंसर है बी। सोडियम एसिटानिलाइड इज प्रिपेयर्ड बाय, अब सोडियम एसिटानिलाइड मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C, सोडियम एसिटानिलाइड इसको कहेंगे। और डाई सोडियम एसिटानिलाइड में दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे, और तो कहीं ना कहीं देखो ये एसिडिक है, ये बेसिक है, एसिड बेस मिलकर सॉल्ट बना लेंगे, तो रिएक्शन यहीं से होगी, इसका ए आंसर होगा। What is the major product expected from the following reaction? देखो यहां पर आप ध्यान से देखना, यहाँ HgSO4 है, HgSO4 है मतलब मर्क्यूरिक हाइड्रेशन, और मर्क्यूरिक हाइड्रेशन जो होगा वो अल्काइन में होगा, ठीक है। अब यहां पर इसका प्रोडक्ट बनाना है, चलो CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, C डबल बॉन्ड CH2, Hg+2 और HOH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब देखो यहां पर ये प्लस कहाँ स्टेबल होगा, ये प्लस यहीं स्टेबल होगा, ठीक है, और यहां आएगा माइनस। अब ये H यहां लगेगा, ये OH यहां लगेगा, तो CH डबल बॉन्ड C, OH, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म में ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ, तो कहीं ना कहीं ब्यूटेनोन हो जाएगा। खास बात ये है जब हम मर्क्यूरिक हाइड्रेशन करेंगे तो इस डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे, ये अल्काइन का कीटोन बन जाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे, तो इसका सही आंसर है सी। Which of the following reagent will quantitatively distinguish between 1 ब्यूटाइन and 2 ब्यूटाइन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 ब्यूटाइन बना देता हूं पहले और 2 ब्यूटाइन बना देते हैं। देखो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर लेगा, Ag+ के साथ रिएक्ट कर लेगा, साथ ही साथ Cu2Cl2 क्यूपरस क्लोराइड के साथ भी रेड प्रेसिपिटेट दे देगा, हाइड्रोजन हट के Ca, अच्छा एक लगे दोनों साइड लगे बात बराबर, ये प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर है टॉलेंस रिएजेंट। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्यूपरस नहीं है, ये क्यूपरिक है, कॉपर पे +2 चार्ज है, तो इसका आंसर बी है। 3 हेक्साइन रिएक्ट्स मीन्स सोडियम लिक्विड अमोनिया, 3 हेक्साइन बनाते हैं, 3 हेक्साइन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 3 पर हेक्साइन, और इसमें हम क्या डाल रहे हैं? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, और क्या कर रहे हैं? इसका हाइड्रोजनेशन। अब देखो अगर मैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलिडियम कार्बन डालूं तो इसको हम कहते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। हाइड्रोजन पैलिडियम की प्रेजेंस में जुड़ेगा तो यहाँ पैलिडियम क्या है? कैटलिस्ट है, और कार्बन जो है उसके साथ डला है वो पॉइजन है। वैसे ही सोडियम लिक्विड अमोनिया हाइड्रोजनेशन करेगा और इसको हम कहेंगे ब्रिच रिडक्शन। इसमें क्या होगा? ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, ये देखो यहां ट्रांस हेक्स 3ईन, बिल्कुल सही, ये बनेगा ट्रांस हेक्स 3ईन, ठीक है। तो सोडियम लिक्विड अमोनिया ब्रिच रिडक्शन, ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन इथाइन, अल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन होती है। When 2-butene is treated with hydrogen in presence of palladium BSO4, वही रिएक्शन आ गई। देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी में भी दी है, कई बार पूछी भी गई है। अगर हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, अगर मैं सिर्फ इतना डालूं ना तो हाइड्रोजन 2 बार रिएक्ट करके इसको एल्कीन बना दे, लेकिन ये एल्कीन बनाने का तरीका है, तो आप पैलेडियम के साथ या तो कार्बन डालो, कार्बन पॉइजन है, पॉइजन वो है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रोके, और यहां पर अगर आपने BaSO4 डाला तो BaSO4 भी क्या है? पॉइजन है, ये इसकी एक्टिविटी को रोकेगा। अब यहां हाइड्रोजन डालोगे तो क्या बनेगा?
यहां पर ये बनेगा सिस 2 ब्यूटीन, और वहीं अगर इसमें हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया डालोगे तो ट्रांस 2 ब्यूटीन बनेगा, यहां ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां पर उसने हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4 डाला। BaSO4 इज पॉइजन फॉर पैलेडियम। क्यों? ये पैलेडियम को बोलेगा हाइड्रोजन एक ही जोड़ना, दो जोड़ दोगे तो एल्केन बन जाएगा, हमें एल्कीन बनाना है। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या होगा? सिस 2 ब्यूटीन। प्रोपाइन व्हेन पास्ड थ्रू अ हॉट आयरन ट्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल। अब देखो जैसे प्रोपाइन है, प्रोपाइन को अगर मैं रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करूं तो होता क्या है, ये साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता है इसमें। तो यहां एक प्रोपाइन नहीं लेंगे, यहां 3 प्रोपाइन लेंगे। 3 प्रोपाइन में C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब यहां पर ये डबल बॉन्ड यहां, ये डबल बॉन्ड यहां, ये डबल बॉन्ड यहां, इस तरीके से जुड़ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन साइकिल में हो जाएंगे विथ डबल 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 बॉन्ड, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो यहां पर क्या बन जाएगा? इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो प्रोपाइन को अगर रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करूं तो बन जाएगा मेसिटाइलिन, और मेसिटाइलिन और कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5 6 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, मेसिटाइलिन। मिथाइल एसिटाइलिन, अब देखो एसिटाइलिन क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड C। अब उसने बोला मिथाइल, ठीक है मिथाइल लगा दो, ये मिथाइल एसिटाइलिन है। इसका मर्क्यूरिक हाइड्रेशन करेंगे, HOH डालें। मर्क्यूरिक हाइड्रेशन मतलब Hg+2 की प्रेजेंस में HOH, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये OH इससे लगेगा, ये H इससे लगेगा, तो CH3COH डबल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा इनऑल। इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब OH, फिर हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा? एसीटोन, तो डी। तो मिथाइल एसिटाइलिन ऑन हाइड्रेशन गिव्स, मिथाइल एसिटाइलिन का हाइड्रेशन करने पर एसीटोन मिलेगा। ये इनॉल है और डबल बॉन्ड ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, एसीटोन बन जाएगा। मर्क्यूरिक हाइड्रेशन टॉटोमेरिज्म होता है इसमें। द हाइड्रोकार्बन विच कैन रिएक्ट विथ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। तो देखो यहां पर जो ये सिमेट्रिकल वाला है ना, इसको रिएक्ट करा दो, ठीक है, तो यहां पर ये सिस और ट्रांस बन जाएगा। तो देखो यहां पर सोडियम लिक्विड अमोनिया है तो यहां ट्रांस बन जाएगा, वहीं हाइड्रोजन पैलिडियम कार्बन है तो ये सिस बन जाएगा। ऑन हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ सोडियम बेंजोएट विथ सोडा लाइम, सोडियम बेंजोएट, सबसे पहले बेंजोइक एसिड बनाओ, ये रहा बेंजोइक एसिड। अब उसने बोला सोडियम बेंजोएट, ये हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, यहां लगा दिया सोडियम। सोडा लाइम मतलब NaOH कैल्शियम ऑक्साइड, यहां पर Na2CO3 निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? यहां बन जाएगा बेंजीन, और इसी को हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, प्रोडक्ट होगा बेंजीन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ N-हेप्टेन इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 एंड Al2O3। देखो N-हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, अब ये कहीं ना कहीं एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है। अगर हम इसमें Cr2O3 और Al2O3 डालें तो एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। अब एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? बेंजीन होता है। अब हेप्टेन है तो 6 कार्बन से तो बेंजीन बन जाएगा, तो बेंजीन तो बना ही लो और उसके ऊपर लगा दो मिथाइल, और बेंजीन स्टेबल है इसलिए बेंजीन ही बनेगा 6 कार्बन से, तो ये हो गया टॉलिन या मिथाइल बेंजीन, तो हो जाएगा C, एरोमेटाइजेशन। बेंजीन रिएक्ट्स विथ CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये है बेंजीन, इसको मैंने रिएक्ट करा CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो Cl यहाँ लग जाएगा। ये फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन का एग्जाम्पल है, ये है असाइल ग्रुप, इस पे प्लस चार्ज है और बेंजीन के पास 6 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, ये इसकी तरफ जाएगा और एसिटोफिनोन बना लेगा COCH3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
एसिटोफिनोन फ्रिडल क्राफ्ट असैलेशन ऑफ बेंजीन। केमिकल नेम ऑफ इंसेक्टिसाइड गैमेक्सेन। गैमेक्सेन होता है C6H6Cl6, इसी को हम बोलते हैं गैमेक्सेन। इसी को हम कहते हैं लिंडेन 666, इसी को हम बोलते हैं BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड जरूर इसको कहते हैं, लेकिन इसमें बेंजीन नहीं साइक्लोहेक्सेन होती है और इसका IUPAC नेम होता है 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। केमिकल नेम ऑफ इंसेक्टिसाइड गैमेक्सेन इज बेंजीन हेक्सा, DDT और क्लोरल तो हटा दो, हेक्साक्लोरोइथेन होगा नहीं, तो ये हो गया बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, विच इज मोस्ट रिडली नाइट्रेटेड। नाइट्रेटेड का मतलब है कि हमने उसमें HNO3 प्लस H2SO4 डाला है और यहां से जो जनरेट हुआ इलेक्ट्रोफाइल वो NO2 पॉजिटिव है। अब NO2 पॉजिटिव ऐसी जगह देखेगा, ऐसी बेंजीन देखेगा जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो बेंजीन से कौन सा ग्रुप जुड़ा होना चाहिए? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। ऐसा ग्रुप जुड़ा होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर हो। बात करें बेंजीन की, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर। फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में लोन पेयर देगा, ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव आएगा। एनिलीन की बात करें, एनिलीन में भी लोन पेयर है, ये भी ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज लाएगा। और नाइट्रोबेंजीन की हम बात करें तो नाइट्रोबेंजीन तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑर्थो पैरा पे प्लस चार्ज लाएगा। तो बताओ ये जो प्लस है यहां तो अटैक बिल्कुल नहीं करेगा, यहां की तो बात छोड़ दो। और ये जो प्लस है अगर उसको बेंजीन पे माइनस दिखेगा तो उसकी तरफ अटैक करेगा। लेकिन नाइट्रेशन में हम डालते हैं H2SO4। अब H2SO4 में बहुत सारे H पॉजिटिव होते हैं और ये H पॉजिटिव जाके यहां पर एनिलीनियम आयन बना लेते हैं। अब ये जाके यहां पर क्या बना लेते हैं? एनिलीनियम आयन बना लेते हैं। तो ये क्या होने लगता है? मेटा डायरेक्टिंग होने लगता है। हटा दो इसको, ये मेटा डायरेक्टिंग है, क्योंकि ये आने वाले NO2 को कहां भेजने लगेगा? मेटा पे। जैसे ही एनिलीनियम आयन बनेगा तो ऑर्थो पैरा प्लस हो जाएगा। तो भाई यहां पर नाइट्रेशन आसानी से नहीं होगा। लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। अगर कोई प्रोटॉन आएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, हाँ रेजोनेंस में दे देगा, प्रोटॉन को नहीं देगा, ये प्रोटॉन को दे देता है, इसलिए एनिलीनियम आयन बना लेता है। इसलिए मेटा नाइट्रो एनिलीन बनता है ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। तो यहां पर सही ऑप्शन है बी फिनॉल। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आर मोस्टली एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये बेंजीन रिंग की ऑर्थो पैरा पोजीशन को निगेटिव कर देते हैं ताकि इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करे। द कंपाउंड दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन, वही NO2 प्लस रिएक्ट कराना है। चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेंजीन, बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन। तो डबल बॉन्ड यहां से खींचोगे तो ऑर्थो पैरा पे प्लस आएगा, फिर यहां खींचोगे तो ऑर्थो पैरा पे फिर प्लस आएगा। आप देखो बेंजीन से कैसे ग्रुप जुड़े हैं। जैसे नाइट्रो जुड़ा है तो ऑर्थो पैरा पे प्लस आएगा, एसिड जुड़ा है तो ऑर्थो पैरा पे प्लस आएगा। और ये रहा बेंजीन और टॉलिन, बेंजीन पर CH3। अब CH3 का क्या होता है? प्लस आई, तो यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा ऑर्थो पैरा पे। अब यहां ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इस वजह से NO2 इन चारों में से 1 2 3 4 इन चारों में से इधर टॉलिन पर अटैक करना सही समझेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस को रिपेल कर देगा। यहाँ तो आना नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है और मिथाइल का पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ए हो जाएगा टॉलिन। नाइट्रेशन ऑफ टॉलिन टेक्स प्लेस एट, टॉलिन में नाइट्रेशन कहाँ होगा? टॉलिन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा ऑर्थो एंड पैरा पे, तो बोथ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन में अगर मैं हाइड्रोजनेशन करूं, थ्राइस H2 ले लो इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। लिंडेन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ, अब देखो लिंडेन क्या है? वही बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसमें Cl2 अल्ट्रावायलेट डाल दो तो गैमेक्सेन, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड
और 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। तो इसका आंसर कहीं ना कहीं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा।